वॉइस आ रही है? कंफर्म कर दो मैसेज से, यस और नो। सो आज स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर, ठीक है। अभी हम लोगों ने फार्माकोलॉजी काफ़ी पढ़ लिया, तो थोड़ा अभी न्यू लेक्चर स्टार्ट करते हैं अदर सब्जेक्ट का, क्योंकि फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोग्नोसी से भी क्वेश्चंस मिलते हैं, मैथकेम से भी मिलते हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं क्वेश्चंस। मोस्टली मान के चलो कि स्यूटिक्स से 5 to 6 क्वेश्चन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली मिलते हैं, ठीक है। बट ये है कि कहीं ना कहीं जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स से नंबर रुक जाता है, तो हम लोग अगर ये स्यूटिक्स भी, और हमें हर सब्जेक्ट को पढ़ के जाना है, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमें नंबर को वहाँ पे गेन कर आते हैं। एग्जाम में आपको नंबर गेन होता है और आपके रिजल्ट को स्टिमुलेट करते हैं पॉजिटिव आने के लिए। तो इस वजह से हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज होना इस एग्जाम के लिए मैंडेटरी है। कोई भी सब्जेक्ट जो है उसे हम छोड़ नहीं सकते हैं, चाहे वो एक क्वेश्चन क्यों ना रहा हो, 10 क्वेश्चन क्यों ना रहा हो, अपने को सारी चीज़ें पढ़नी है। देखो यहाँ पे क्या करो, अभी आज के लेक्चर में थोड़ा सुनने पे फोकस करना, ठीक है। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी मैं यहाँ पे बोलूँगी, तो अच्छे से सुनना, और जब लेक्चर ओवर हो जाए तो आराम से उसका नोट्स बना लेना ऑडियो का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले फार्मास्यूटिक्स से क्या होता है। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट क्या होता है ना, वाई वी स्टडी फार्मास्यूटिक्स, व्हाट आर द नीड ऑफ फार्मास्यूटिक्स। तो क्या होता है फार्मास्यूटिक्स? फार्मास्यूटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस जो कि डील करता है विद द फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग इनटू द डोजेस फॉर्म। मतलब ये होता है, ड्रग तो रॉ फॉर्म में होता है, अब एज इट इज तो हम पेशेंट को दे नहीं देंगे। अगर आपने पेशेंट को दे दिया तो पेशेंट कंप्लाइंस आप नहीं मेंटेन कर पा रहे हो, कंपैटिबिलिटी नहीं होगा। तो उसके लिए हमें क्या होना करना होता है, उसके लिए हमें एक ऐसा ब्रांच पढ़ना होता है फार्मेसी का, साइंस का, जो कि किससे डील करता है। वहाँ से हमें क्या नॉलेज होता है, वहाँ से हमें पता चलता है कि हम ड्रग का फॉर्मुलेशन कैसे करें, फॉर्मुलेशन को कैसे हम प्रिपेयर करें, और उसे हम एक सुटेबल डोजेस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। तो आप ये भी कह सकते हो कि फार्मास्यूटिक्स जो होता है, इट इज द साइंस ऑफ कंपाउंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग। मतलब क्या है यहाँ पे कि फार्मास्यूटिक्स और क्या होता है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग करते हैं ड्रग का। तो इस चीज को हम किस सब्जेक्ट के अंडर पढ़ते हैं, हम फार्मास्यूटिक्स में पढ़ते हैं। अब माइंड में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि यहाँ पे अभी तो मैम ने बोला कि ये डील करता है फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग इनटू द डोजेस फॉर्म। तो व्हाट आर द डोजेस फॉर्म? डोजेस फॉर्म क्या होता है? तो देखो डोजेस फॉर्म क्या होता है, अगर हमें ये डेफिनेशन देखो क्या होता है, कुछ ऐसे ये टर्म है, चाहे वो ड्रग हो गया, डोजेस फॉर्म हो गया, इनके इनका नॉलेज तो हमें है, बट इनके क्या एग्जैक्टली डेफिनेशन होता है, क्या परिभाषा होता है, ये हमें नहीं पता रहता है। तो डोजेस फॉर्म क्या है? डोजेस फॉर्म, ड्रग्स आर रेयरली एडमिनिस्टर्ड इन देयर ओरिजिनल प्योर स्टेट। मतलब कि कोई भी ड्रग है, उस ड्रग को आप रेयरली उसके ओरिजिनल प्योर स्टेट में आप पेशेंट को डिलीवर नहीं कर सकते हो। तो फिर हमें क्या करना होता है, हमें कन्वर्ट करना होता है इनटू द सुटेबल फॉर्मुलेशन, इनटू द सुटेबल फॉर्मुलेशन। और उसी फॉर्मुलेशन को हम क्या बोलते हैं, उस फॉर्मुलेशन को हम बोलते हैं डोजेस फॉर्म बोलते हैं। तो व्हेन द ड्रग आर रेयरली एडमिनिस्टर्ड इन देयर ओरिजिनल प्योर स्टेट, then they are converted into the suitable formulation that are called dosage form. Now अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, ड्रग डोजेस फॉर्म। तो ये स्लाइड स्टार्ट हो रही है यहाँ से, ड्रग डोजेस फॉर्म। बट उसको समझने के लिए हमें तो पहले परिभाषा, डेफिनेशन समझना होगा कि व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ अ डोजेस फॉर्म ना। नाउ बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ना, बेस्ड ऑन द अकॉर्डिंग टू द बेस। अब कैटेगराइज जो किया गया है यहाँ पे, सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो ये क्या है, ये स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। जब हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टेट ऑफ मैटर।
स्टेट ऑफ मैटर में हम क्या पढ़ते हैं, सॉलिड नेचर, लिक्विड नेचर, गैसेस नेचर ना। तो ये जो डोजेस फॉर्म की जो कैटेगराइज किया गया है बेटा, जो डोजेस फॉर्म को डिवाइड कैटेगराइज किया गया है, ये किस बिहाफ पे कैटेगराइज किया गया है, अकॉर्डिंग टू द बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट डोजेस फॉर्म ना, फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। अब वो कौन कौन से हो रहे हैं, वो सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है, सेमी सॉलिड होता है, और क्या होता है यहाँ पे लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है, और गैसियस फॉर्म होता है। अब जैसे एग्जांपल, यू शुड नो द एग्जांपल, यहाँ पे इतने बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, मतलब आप कह सकते हो कि बिल्कुल कोई, बाकी इकोलॉजी वगैरह का स्टैंडर्ड है, लेकिन सिटिक्स वगैरह के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उतना लेवल ऑफ स्टैंडर्ड सिटिक्स का नहीं रहता, बहुत बेसिक पूछा जाता है। सीधा सीधा तुमसे पूछ लेते हैं कि कैटेगरी पूछ लेते हैं, एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है, एक्सिपिएंट्स के नाम पूछ लेते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के नाम पूछा जाता है, हाउ दे प्रिपेयर ये नहीं पूछा जाता, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के नाम पूछ लेते हैं। तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस एग्जामिनेशन में फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ फार्मास्यूटिक्स। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे डोजेस फॉर्म में लिक्विड की बात करोगे ना, तो लिक्विड में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिक्विड में मोनोफेजिक लिक्विड और बाईफेजिक लिक्विड, अभी मैं बताऊंगी मोनोफेजिक और बाईफेजिक का, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। तो लिक्विड में अब यहाँ पे केवल सिरप और सोल्यूशन, इमल्शन और सस्पेंशन लिखा हुआ है, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि लिक्विड डोजेस फॉर्म में एरोमेटिक वाटर हो गया, मिक्सचर हो गया, एलिक्जर हो गया, लिंकस हो गया, लिनीमेंट है, लोशन है, डाउचेस हो गया, आई ड्रॉप है, ईयर ड्रॉप है, नेजल ड्रॉप है, माउथ वॉश है, थ्रोट पेंट है, गार्गल है, ये सारे आपके लिक्विड डोजेस फॉर्म में आते हैं। ये जो मैंने एग्जांपल दिया ना, एरोमेटिक वाटर, मिक्सचर, सस्पेंशन, इमल्शन, आई ड्रॉप, ये जितने भी मैंने एग्जांपल दिया आपको, लिनीमेंट, तो इनको आगे चलकर मोनोफेजिक और बाईफेजिक में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर कंटिन्यूअस फेज के हिसाब से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर फेज की कौन सा वन फेज है या टू फेज में वो मौजूद है। तो वो आगे चलकर यही जो एग्जांपल मैंने बोला, इनको मोनोफेजिक और बाईफेजिक में डिवाइड किया गया है। अब एग्जांपल ऑफ सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के एग्जांपल कौन से होते हैं, तो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के एग्जांपल आपके क्रीम होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, वैनिशिंग क्रीम किस तरीके का इमल्शन होता है, W/O या O/W, तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इमल्शन भी हम सेमी सॉलिड की कैटेगरी में, यहाँ पे क्रीम के केस में हम बात करते हैं, बट जो क्रीम होते हैं ना, ये किस में हम रखे गए हैं, ये सेमी सॉलिड में रखे गए हैं। जेलीज हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, पेस्ट हो गया, सपोजिटरी हो गया ना, तो दे आर कम्स अंडर द, देखो सपोजिटरी को हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सॉलिड में बात करेंगे ज़्यादातर, ठीक है, का जो नेचर होता है मोल्ड फॉर्म, मतलब फ्यूजन मेथड वगैरह यूज करते हैं, तो इनको हम सॉलिड में बात करेंगे, लेकिन मोस्टली यहाँ पे क्रीम, जेलीज, ऑइंटमेंट, पेस्ट, ये सारे हम सेमी सॉलिड में बात करते हैं। अब बात करते हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म में। अब सॉलिड डोजेस फॉर्म को बेटा दो कैटेगराइज किया गया है, एक होता है यूनिट डोज सॉलिड डोजेस फॉर्म, एक होता है बल्क डोजेस फॉर्म होता है। अब जैसे एग्जांपल क्या है, सॉलिड डोजेस फॉर्म के एग्जांपल क्या है, सॉलिड डोजेस फॉर्म के एग्जांपल टैबलेट होते हैं, कैप्सूल्स होते हैं, सपोजिटरी हो गया, पाउडर हो गया, इंसफ्लेशन हो गया, कैचेट्स हो गया, तो ये सारे सॉलिड डोजेस फॉर्म के एग्जांपल है, टैबलेट, कैप्सूल, सपोजिटरी, कैचेट, पाउडर एंड इंसफ्लेशन। इंसफ्लेशन हो गया और पाउडर है, ये हम बल्क डोजेस फॉर्म में रखते हैं, टैबलेट कैप्सूल जो होते हैं वो यूनिट सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है। गैसियस फॉर्म, गैसेस जो कि इनहेलर वगैरह आते हैं ना, अस्थमैटिक पेशेंट के लिए जो इनहेलर वगैरह यूज किया जाता है, एरोसॉल वगैरह जिनको हम बोलते हैं एरोसॉल, ये किस में आते हैं, ये हमारे आ जाते हैं गैसियस फॉर्म के डोजेस फॉर्म होते हैं। नाउ अब हमें पढ़ना है कि एक एक करके कि लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या है। तो लिक्विड डोजेस फॉर्म को आगे चलकर आई टोल्ड यू राइट नाउ कि मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म और बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में जो है वो डिवाइड किया गया है। अब देखो ये भी जो डिवीजन किया गया ना, मोनोफेजिक और बाईफेजिक, तो जहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, वो इमल्शन सस्पेंशन का नेचर पूछा जाता है कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। तो मोनोफेजिक और बाईफेजिक में पहले तो मोनोफेजिक हम समझते हैं, देखो कर्सर जहाँ मैं मूव कर रही हूँ ना वो समझो। मोनोफेजिक लिक्विड की अगर हम बात करें तो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं ना, ये कैसे यूज किए जाते हैं, तो ये जो यूज इनका होता है ना, ये यूज इनका कई तरीके पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, तो पहला तो ये यूज जो है मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म का एक फेज यहाँ पे मौजूद है। तो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म पहला जो हम कह सकते हैं फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ना, तो फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि आप ऐसा डोजेस फॉर्म लिक्विड का वो मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म जो कि आप इंटरनली इंटेक कर रहे हो, मतलब पी रहे हो,
आपके बॉडी के अंदर जा रहा है। तो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो यहाँ पे हमें रट्टा नहीं मारना है, हमें समझना है। सिरप, सिरप क्या है? मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है। तो सिरप तो आप लेते हो ना, इंटरनली आप लेते हो, तो मिक्सचर हो गया, एलिक्सर हो गया, लिंक्टस हो गया ना, तो ये सब इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन होता है। अब दूसरा मोनोफेजिक में हम क्या बात करेंगे? सेकंड मोनोफेजिक में हम बात करेंगे फॉर स्किन एप्लीकेशन। स्किन एप्लीकेशन में आप क्या अप्लाई करते हो? स्किन में आप टॉपिकली आप क्या अप्लाई कर रहे हो? लिनिमेंट अप्लाई करते हो, लोशन अप्लाई करते हो। तो लिनिमेंट और लोशन का डिफरेंस भी पूछा जाता है कि लिनिमेंट और लोशन में कौन सा विदाउट रबिंग अप्लाई किया जाता है और किसमें रब करने की जरूरत होती है। तो लोशन हमेशा विदाउट रबिंग, यहाँ पे अगर आप बात करोगे ना लिनिमेंट, लिनिमेंट हमेशा विदाउट रबिंग जो है और अप्लाई किया जाता है। लिनिमेंट हो गया, लोशन हो गया, तो ये फॉर स्किन एप्लीकेशन हो गया। बाकी बॉडी कैविटी के अंदर जो वो लिक्विड मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, वो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म जो कि बॉडी के अंदर कैविटी में इंस्टिल्ड किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे ईयर ड्रॉप हो गया, नेजल ड्रॉप हो गया, डाउचेस हो गया, तो ये सब क्या है? ये सब इंस्टिल्ड होते हैं इनटू द बॉडी कैविटी। अगला मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म जो कि माउथ में यूज होता है, यूज्ड इन द माउथ, थ्रोट पेंट है। तो ये सारे जितने एग्जांपल मैंने दिए हैं, ये सब मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म के होते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब आपको पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्यूशन लिखा हुआ है, तो सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन हमारा एक तरीके का लिक्विड प्रिपरेशन होता है जो कि वन या उससे ज्यादा केमिकल सब्सटेंसेस को कंटेन करता है। और सोल्यूशन आप बनाते कैसे हो? सोल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है, आप जब कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, या तो आप एक्वस सॉल्वेंट में डालो या फिर नॉन एक्वस सॉल्वेंट, यानी नॉन एक्वस मतलब कि अदर देन आप कह सकते हो वाटर, तो उसमें अगर आप डाल रहे हो तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वगैरह यूज करो, या एक्वस सॉल्वेंट में हम प्रिपेयर करते हैं इसको डाल के। एपीआई को हम क्या करते हैं? एपीआई को हम सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं। सॉल्वेट और आपका सल्यूट और सॉल्वेंट होता है, फिर एक तरीके से हमारा सल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये क्या है? ये हमारा लिक्विड प्रिपरेशन है। अब ये जो सोल्यूशन होता है ना, ये जो सोल्यूशन होता है, इनका भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे हम लोग क्या करते हैं? कैटेगराइज करते हैं। ओरल रूट से अगर आप दे रहे हो तो वो ओरल सोल्यूशन होता है। ओटिक सोल्यूशन मतलब होता है जो आप ईयर के अंदर इंस्टिल्ड कर रहे हो। ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन का मतलब होता है जो आप आईज में दे रहे हो। टॉपिकल सोल्यूशन का मतलब होता है जो आपने स्किन सरफेस पे दिया। तो इस तरीके से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, किसका? सोल्यूशन का। अगर अगर नेक्स्ट बात करें कंपोजिशन और यूजेस के बेस पे, देखो मैं इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे डेफिनेशन पूछ लिए जाते हैं आपसे, तो जब तक आपको यहाँ पे बेसिक नहीं कर पाओगे चीजों को। अब अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन एंड यूजेस, अभी मैंने सोल्यूशन का जो मैंने आपको बताया है अकॉर्डिंग टू द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैंने बताया, ऑप्थेल्मिक, ओटिक सोल्यूशन, टॉपिकल सोल्यूशन। अब मैं बता रही हूँ सोल्यूशन का जो क्लासिफिकेशन है, सोल्यूशन की बात बता रही हूँ। सोल्यूशन, सिरप, इमल्शन, सस्पेंशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं डीपली बता रही हूँ इनको। अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन एंड यूजेस के बेसिस पे सोल्यूशन को, अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन और यूजेस के बेसिस पे, पहला जो हम पढ़ते हैं वो एरोमेटिक वाटर पढ़ते हैं। पहला जो हम पढ़ते हैं वो एरोमेटिक वाटर पढ़ते हैं। अब आपको पता होना चाहिए एरोमेटिक वाटर क्या होता है। एरोमेटिक वाटर क्या है? एक तरीके से मोनोफेजिक में भी हम लोग पढ़े ना, सोल्यूशन ही है। तो इसमें क्या मिला रहता है? ये ऐसा सोल्यूशन होता है जहाँ पे एरोमेटिक, एरोमेटिक मटेरियल होता है इनटू द वाटर, तो उसे हम बोलते हैं एरोमेटिक वाटर। ये सारे फॉर्मुलेशन जो है ये यूज किए जाते थे जब हम लोग कॉस्मेटिक या जब हम लोग फार्मास्यूटिक्स की लैब करते थे। सिरप, व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ सिरप? सिरप क्या है? मोनोफेजिक डोजेज फॉर्म है। अब सिरप का डेफिनेशन क्या है? ये एक्वस, आप ऑर्गेनिक यूज नहीं करते हो, एक्वस सोल्यूशन होता है। एक्वस सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। वाटर ऐड करते हैं, कंटेनिंग शुगर। सिरप में क्या पाया जाता है? शुगर होता है ना, कंटेनिंग शुगर। तो ये किसका डेफिनेशन हो गया? ये हमारा सिरप का डेफिनेशन हो गया मोनोफेजिक में अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन। फिर एक डेफिनेशन पूछ लेते हैं, एलिक्जर का डेफिनेशन पूछ लेते हैं। एलिक्जर, एलिक्जर क्या होता है? एलिक्जर जो होता है ये भी हमारा मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म है, लिक्विड डोजेस फॉर्म है। इसमें क्या होता है? जैसे एरोमेटिक मटेरियल इन वाटर अगर है, अगर एरोमेटिक मटेरियल वाटर के अंदर प्रेजेंट है तो वो एरोमेटिक वाटर बन जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर एलिक्जर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये क्या होता है? स्वीटेंड हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन। सीधा सीधा डेफिनेशन आता है एलिक्जर का। ये क्या होता है? स्वीटेंड हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन, हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन।
ठीक है, ये हो गया एलिक्जर्स का डेफिनेशन हो गया, स्वीटेंड हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट आता है हमारा स्प्रिट। स्प्रिट सबको पता है, स्प्रिट यूज जानते ही हो। अब स्प्रिट होता क्या है, अगर एरोमेटिक मटेरियल वाटर के अंदर है तो उसे हम एरोमेटिक वाटर बोलते हैं। अगर वही एरोमेटिक मटेरियल अल्कोहल के अंदर है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अल्कोहल के अंदर है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्प्रिट बोला जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं, स्प्रिट बोला जाता है। ठीक है, अगर एरोमेटिक मटेरियल वाटर के अंदर है तो एरोमेटिक वाटर हो गया, अगर अल्कोहल के अंदर है तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्प्रिट बोलते हैं। फिर आता है हमारा टिंचर। टिंचर क्या होता है, ये भी एक सोल्यूशन होता है। ठीक है, टिंचर क्या है, टिंचर भी हमारा सोल्यूशन होता है, प्रिपेयर्ड बाय, आप कह सकते हो हाउ दे कैन प्रिपेयर, प्रिपेयर्ड बाय एक्सट्रैक्टिंग एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम क्रूड ड्रग। कहाँ से हमें ऑब्टेन्ड होता है, क्रूड ड्रग से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्या हो जाता है हमारा ऐसा सोल्यूशन जो कि जिसका एपीआई जो एक्टिव मेन कंपोनेंट है, एपीआई है, वो हम कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं, फ्रॉम द सोल्यूशन फॉर्म में क्रूड ड्रग से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टिंचर बोला जाता है। फिर एक होता है हमारा सोल्यूशन में इंजेक्शन की भी बात करते हैं, बट अभी ये तो हम पेरेंटल में पढ़ेंगे। इंजेक्शन, इंजेक्शन क्या होता है, हाउ दे आर प्रिपेयर, सोल्यूशन ही तो है बेटा इंजेक्शन भी। तो दे आर प्रिपेयर टू बी द स्टेराइल एंड पायरोजन फ्री एंड इंटेंडेड फॉर पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ना। तो अभी क्योंकि अगर आप देखोगे जब भी इंजेक्शन वगैरह के एम्प्यूल्स में या वायल में आते हैं तो सस्पेंशन वगैरह के फॉर्म में तो आते हैं ना, लिक्विड इन नेचर होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे इंजेक्शन का भी जिक्र कर रहे हैं। तो इंजेक्शन क्या होता है, लेकिन हाँ, इंजेक्शन जो सोल्यूशन होता है वो स्टेराइल होना चाहिए, माइक्रो फ्री होना चाहिए, पैरोजन फ्री होना चाहिए। फिर हम उसे पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के वाया द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने पढ़ा है ना जनरल फार्माकोलॉजी, आईवी, आईएम, सबक्यूटेनियस, तो उस रूट से हम फिर इंजेक्शन को इंसर्ट करते हैं बॉडी के अंदर। तो ये तो हो गया जो अभी हमने सोल्यूशन का क्लासिफिकेशन देखा। तो पहला हमने सोल्यूशन का क्लासिफिकेशन देखा, नंबर 1 अकॉर्डिंग टू द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे हमने ओरल सोल्यूशन, ऑप्टिक सोल्यूशन, ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन, टॉपिकल सोल्यूशन का बात किया। नंबर 2 अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन एंड यूजेस। अब नंबर 3 हम पढ़ेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द व्हीकल। तो नंबर 3 यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू द व्हीकल। ठीक है, अब वो व्हीकल में क्या क्या है यहाँ पे, देखो व्हीकल में ये मैं सोल्यूशन, इसलिए अगेन आई एम रिपीटिंग, सोल्यूशन, इमल्शन, सस्पेंशन, यहाँ से चीजें पूछी जा रही है, इसलिए मुझे डीपली लेके जाना पड़ रहा है। तो आप लोग अच्छे से इसे समझ लेना एक बार। अकॉर्डिंग टू द व्हीकल अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम एरोमेटिक वाटर की बात करते हैं। तो एरोमेटिक वाटर क्या है, एरोमेटिक वाटर में मैंने वही बताया था कि एरोमेटिक मटेरियल अगर वाटर के अंदर है तो सोल्यूशन ऑफ एरोमेटिक और वोलाटाइल मटेरियल इन अ वाटर, दे विल डेट्रीवोरेट विथ टाइम। ये टाइम के साथ क्या हो जाता है, डेट्रीवोरेट होने लगते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल, अब आपको एग्जाम्पल बताना चाहिए, व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक वाटर। तो सबसे पहले तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रोज वाटर, रोज वाटर हो गया, पिपरमेंट वाटर हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया ना एरोमेटिक के, पिपरमेंट वाटर हो गया। नेक्स्ट आता है सिरप। अब सिरप में भी ना सिरप का जो अभी सोल्यूशन है जो कि वाटर कंटेन करता है, शुगर कंटेन करता है, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन में। तो सिरप क्या है, दे आर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ शुगर, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ शुगर, मतलब अब कंसंट्रेटेड का बात किया है, शुगर कंटेन कर रहा है, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल कंपेंडिया, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल बुक, ये कितना कंसंट्रेशन होना चाहिए शुगर का। तो कई मतलब ये ऐसे क्वेश्चंस है जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, आप चाहे नेशनल एग्जामिनेशन दो चाहे आप इंटरनेशनल एग्जामिनेशन दो, इस यहाँ से तो क्वेश्चन आपका जरूर बनता है। ठीक है, तो सिरप क्या है, दे आर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ शुगर टू विच द मेडिकामेंट आर ऑफन एडेड। अब ऐसा तो नहीं है ना कि केवल पानी और चीनी मिला के दे दिया पेशेंट को, मेडिकामेंट तो मिलाना ही पड़ेगा ना, एपीआई जो है। अब लेकिन अकॉर्डिंग, अगेन आई एम रिपीटिंग, नोट करो, अकॉर्डिंग टू यूएसपी, अकॉर्डिंग टू यूएसपी यानी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग कितना कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, सिरप कंटेन 85%, 85% W/V, ठीक है, वेट अपॉन वॉल्यूम। और अगर आईपी के अकॉर्डिंग बात करें, इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग बात करें तो कितना होना चाहिए, 66.7। तो
85% ज़्यादातर तुम लोग याद करना फॉर द इंटरनेशनल एग्जामिनेशन, क्योंकि यहाँ पे 85% वाला क्वेश्चन ज़्यादातर पूछेगा। दोनों में अंतर क्या है? अगर यूएसपी में वेट बाई वॉल्यूम मेजरमेंट होता है, अब वेट बाई वॉल्यूम और डब्ल्यू बाई डब्ल्यू क्या होता है भाई? जब हम लोग सोल्यूशन पढ़ते हैं ना, अब मान के चलो कि चीनी में चीनी है और पानी है, चीनी को आप ग्राम में ले रहे हो, पानी को आप एमएल में ले रहे हो, मिक्स किया तो सोल्यूशन बना, तो वो आपका किस में आप मेजर करोगे? डब्ल्यू बाई वी में। अगर दो तरीके का शॉर्ट फॉर्म ही है जिसको दोनों की मेजरिंग आप ग्राम में कर रहे हो, तो वो सोल्यूशन कैसा बन गया? डब्ल्यू बाई डब्ल्यू हो जाता है, मिक्स कर दिया, ठीक है। फिर वाटर आप आगे ऐड करोगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन पता होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज और है सिरप में, वेरी गुड, 66.7 डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और है, अब वो चीज क्या है? बिलो द, सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है सिरप का? माइक्रोबियल ग्रोथ जल्दी होता है, ठीक है। बिलो दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो। अगर आपने ये कॉन्सेंट्रेशन नहीं मेंटेन किया, अगर आपने ये कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन नहीं किया, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में प्रॉब्लम क्या आएगी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएगा। अगर ये कॉन्सेंट्रेशन के बिलो अगर गया तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएगा। हाँ, और अगर अब देखो दोनों कंसेंट्रेशन अगर वहां पे मेंशन किया है, कोई चीज मेंशन किया है, तो उसका कोई रीजन है ना, व्हाई दे मेंशन इन ऑफिशियल बुक? बिकॉज अगर ये कंसेंट्रेशन 85% डब्ल्यू बाई वी अगर आपने सिरप में नहीं रखा है इसका, और इसके नीचे कंसेंट्रेशन अगर आप दे रहे हो, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने का रिस्क बढ़ जाता है, यानी कि पेशेंट कल को चलकर आपका डेट्रीब्रेशन हो जाएगा, ठीक है, स्टेबिलिटी इम्पैक्ट करेगा। और अगर आपने इस कॉन्सेंट्रेशन के मान लो 85 है और आपने 95 कर दिया, तो वहां पे क्रिस्टल बनने लगेगा, क्रिस्टलाइजेशन अकर होगा। तो अब उसके लिए क्या करते हैं? सिरप को प्रिवेंट करने, सिरप के अंदर क्रिस्टल ना बने, उसके लिए आपको क्या करना होता है? उसके लिए आपको पॉलीवोल्स को यूज करना होता है। ये भी पूछ लेते हैं, पॉलीवोल्स यूज किया जाता है कि क्रिस्टल का फॉर्मेशन जो है सिरप के अंदर ना हो। तो अगर ये सारी चीजें एक टीचर जो इंडस्ट्री में काम किया है या जो प्रैक्टिकल है, तो वहां पे वो आप ज्यादा समझोगे, क्योंकि हम लोग क्या होते हैं कि कॉलेज वगैरह है, जब हम डिग्री लेते हैं तो हम बस थियोरेटिकल पढ़ते हैं, लेकिन जब आप एक बार इंडस्ट्री वगैरह में काम कर लेते हो, तो आपको ये सब जो है नॉलेज हो जाता है, प्रैक्टिकली आपको पता हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एरोमेटिक हो गया, सिरप हो गया, स्प्रिट है, टिंचर हो गया। तो ये मैंने आपको अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन एंड यूजेज, अकॉर्डिंग टू द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड अकॉर्डिंग टू व्हीकल अभी मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब थर्ड आता है एलिक्जर। एलिक्जर मैंने क्या बताया? एलिक्जर आर स्वीटेंड हाइड्रो एल्कोहलिक सोल्यूशन ना, डेफिनेशन पूछा है जाता है एलिक्जर का। अब एग्जाम्पल क्या है? एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट ना एलिक्जर का अच्छा खासा एग्जाम्पल है। एक्सपेक्टोरेंट आता है ना, जब कफ वगैरह होता है, म्यूकोलाइटिक एजेंट होता है, ये म्यूकस को तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है, स्पूटम को स्पेल आउट कराने का काम करता है एक्सपेक्टोरेंट। तो अस्थमा या में यूज किया जाता है, बाकी ब्रोंकाइटिस कोई प्रॉब्लम हो, तो स्पूटम अगर ज़्यादा हो गया है, म्यूकस सिक्रेशन ज़्यादा हो गया है, तो एक्सपेक्टोरेंट यूज करते हैं। तो जो वो एक्सपेक्टोरेंट जो होता है ना, ये एग्जाम्पल होता है, किसका एग्जाम्पल होता है? एलिक्जर का एग्जाम्पल होता है एक्सपेक्टोरेंट। तो अभी जैसे मैंने बता दिया एक्सपेक्टोरेंट, तो तुम्हारे को एक और क्वेश्चन मिल ही गया अभी जो मैंने बताया, एग्जाम के पर्पज से पूछते हैं एक्सपेक्टोरेंट का, गुआफेनिसिन वगैरह का पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। येलो कलर का स्पूटम आ रहा है तो क्या यूज करेंगे? गुआफेनिसिन ड्रग पूछ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा लिंक्टस। लिंक्टस का मैंने क्या बताया आपको? लिंक्टस दे आर जनरली प्रिस्क्राइब्ड फॉर रिलीफ ऑफ कफ, मतलब कफ को रिलीफ करने के लिए लिंक्टस को हम लोग प्रिस्क्राइब, मतलब हम जो प्रिस्क्राइबर होता है वो लिंक्टस देता है, ठीक है। अब ये जो लिंक्टस होता है ये व्हीकल है जो कि सिंपल सिरप में यूज किया जाता है, एक तरीके का व्हीकल के तरीके से काम करता है, सिंपल सिरप में यूज करते हैं। देन आता है लिनीमेंट, आता है लिनीमेंट। लिनीमेंट, लिनीमेंट क्या होता है बेटा? लिनीमेंट यहाँ पे होता है अल्कोहलिक और ऑयली लिक्विड प्रिपरेशन। देखो अंतर पूछते हैं, लोशन लिनीमेंट में डिफरेंस बताइए। तो लिनीमेंट जो होता है ये हमारा अल्कोहलिक नेचर का होता है, ऑयली लिक्विड प्रिपरेशन होता है। दे आर इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन ना, अगेन आई एम रिपीटिंग ना, सॉरी इंटरनल नहीं, सॉरी एक्सटर्नल, गलती से बोल दिया मैंने। दे आर इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल, इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए होता है, ठीक है। लिनीमेंट की बात करते हैं तो ये एक्सटर्नल
एप्लीकेशन के लिए होता है। और लिनिमेंट जो होता है वो वाया द रबिंग आप देते हो, एक्सटर्नल है तो आप रब कर सकते हो। लोशन जस्ट अपोजिट है, तो लिनिमेंट एंड लोशन जो है ये दे आर अपोजिट टू ईच अदर ना। लिनिमेंट एंड लोशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। लिनिमेंट हमारा अल्कोहलिक ऑयली लिक्विड प्रिपरेशन होता है, ये एक्सटर्नल अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल एप्लीकेशन पे होता है, और इनको अफेक्टेड एरिया बाय रबिंग ऑन टू द अफेक्टेड एरिया, ये हम लिनिमेंट की बात करते हैं। लोशन क्या होता है, लोशन ऑयली नहीं होता ज़्यादातर, लोशन हमारा एक्वस नेचर में भी आता है। तो लोशन क्या है, ये एक्वस भी होता है, अल्कोहलिक होता है, या फिर ऑयली लिक्विड प्रिपरेशन होता है। ये भी इंटेंडेड करते हैं फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन, लेकिन लोशन को विदाउट रबिंग ऑन द अफेक्टेड एरिया। तो बेसिक डिफरेंस क्या है, व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द लिनिमेंट एंड लोशन? तो व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लिनिमेंट एंड लोशन? इनका एप्लीकेशन का डिफरेंस है कि हम अप्लाई कैसे कर रहे हैं। लिनिमेंट हम जो अप्लाई करते हैं रब करके अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल एप्लीकेशन है जहाँ पे एरिया अफेक्टेड एरिया पे जहाँ पे हमें अप्लाई करना है, उसी जगह लोशन को जब हम अप्लाई करते हैं तो विदाउट रबिंग करते हैं, विदाउट रबिंग हम लोशन को अप्लाई करते हैं ऑन द अफेक्टेड एरिया। तो ये हो जाता है बेसिक डिफरेंस हो जाता है हमारे लिनिमेंट एंड लोशन का, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है हमारा, ड्रॉप है। ड्रॉप क्या होता है, ड्रॉप हमारा लिक्विड प्रिपरेशन होता है, मेंट फॉर ओरल नेजल और फॉर आई एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रॉप क्या है, लिक्विड प्रिपरेशन है जो कि ओरल नेजल या आई एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है। फिर एक डेफिनेशन पूछा जाता है कोलोडियंस, ये भी पूछा जाता है कोलोडियंस के बारे में। जस्ट मिनट, ये लोशन मैंने बता दिया डिफरेंस, अब बात करेंगे कोलोडियंस के। कोलोडियंस क्या होता है, ये भी लिक्विड प्रिपरेशन है, दे आर लिक्विड प्रिपरेशन, लेकिन एक इनकी प्रॉपर्टी क्या है, ये क्या कंटेन करते हैं, दे कंटेन द पायरोक्सिलिन, पायरोक्सिलिन इन अ मिक्सचर ऑफ इथाइल ईथर एंड इथेनॉल। मतलब इथेनॉल और इथाइल ईथर के मिक्सचर में पायरोक्सिलिन जो है वो कंटेन होता है, लिक्विड प्रिपरेशन है। अब कई बार मैं बोल रही हूँ डाउचेस इंस्टिल्ड इनटू द कैविटी, ये होता क्या है, डाउचेस क्या होता है, ये एक्वा सोल्यूशन होता है जो कि डायरेक्टेड अगेंस्ट अ पार्ट और इनटू अ कैविटी ऑफ द बॉडी। एनीमा, एनीमा सब जानते हो, एनीमा, एनिमास क्या होता है, एनिमास जो होते हैं ये भी प्रिपरेशन होता है जिसको इंजेक्ट किया जाता है थ्रू द रेक्टल रूट ना। रेक्टल पूछा भी जाता है, एनीमा का डेफिनेशन आता है थ्रू द रेक्टल रूट, रेक्टल रूट दिया जाता है, सपोजिटरी वगैरह के फॉर्म में भी होता है रेक्टल रूट, टू इवाक्वेट द बाउल ना, बॉल को इवाक्वेट करने के लिए। गार्गल, गार्गल क्या होता है, यूज फॉर द ट्रीटिंग द थ्रोट इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, गार्गल यूज करते हैं। थ्रोट पेंट, थ्रोट पेंट क्या होता है, ये विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन होता है माउथ और थ्रोट इन्फेक्शन के लिए। माउथ वॉश, यू ऑल नो दैट, प्लेक हो गया, जिंजवाइटिस है, डेंटल कैरीज है, इनको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, माउथ वॉश यूज करते हैं। तो ये भी हमारा सोल्यूशन का फॉर्म है। स्प्रिट मैंने बता दिया, हाइड्रो अल्कोहलिक, और टिंक्चर भी मैंने बता दिया कि अल्कोहलिक प्रिपरेशन होता है टिंक्चर्स जो कि कंटेनिंग द एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ वेजिटेबल ड्रग्स। अब नेक्स्ट, अब हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है। इंपॉर्टेंट क्या है, वो कौन कौन से फैक्टर हैं, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि सोल्यूशन को अफेक्ट कर रहे हैं ना। फैक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे, कौन से फैक्टर हैं जो कि सोल्यूशन को अफेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर हम पढ़ेंगे यहाँ पे, फैक्टर अफेक्टर सोल्यूशन, तो सबसे पहला क्या है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी हो गया, ये एक फैक्टर है जो कि सोल्यूशन को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब सोल्यूशन को नहीं, पूरे लिक्विड डोजेस फॉर्म को, ठीक है। मतलब अभी हम क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या चल गया, फैक्टर अफेक्टिंग लिक्विड डोजेस फॉर्म। कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे लिक्विड डोजेस फॉर्म अफेक्ट होता है, तो सॉल्युबिलिटी एक फैक्टर है। उसके अलावा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स एक्शन, कॉम्प्लेक्स एक्शन। उसके अलावा कौन सा फैक्टर है जो कि इसको अफेक्ट करेगा लिक्विड डोजेस फॉर्म को, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। हर एक, जैसे वाटर का भी डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है, 72 पॉइंट समथिंग होता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, अगर ये भी मैटर करता है, अफेक्ट करता है। पीएच, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीएच,
और नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे बात करते हैं हम लोग केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ ड्रग। केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ ड्रग, केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ ड्रग। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, सॉल्युबलाइजेशन फैक्टर। सॉल्युबिलिटी भी है, जितना अच्छा सॉल्युबलाइज होगा उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। सॉल्युबलाइजेशन फैक्टर, इसीलिए सॉल्यूशन की बायोअवेलेबिलिटी अच्छी होती है। सॉल्युबलाइजेशन फैक्टर हो गया। इसके अलावा हाइड्रोट्रॉफी, हाइड्रोट्रॉफी एंड नेक्स्ट इज कोसॉल्वेंसी। तो ये सारे क्या है बेटा, ये सारे फैक्टर हैं। ये सारे क्या हैं, ये सारे वो फैक्टर हैं जो कि क्या कर रहे हैं, जो कि अफेक्ट कर रहे हैं, किसको अफेक्ट कर रहे हैं, ये सारे फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं आपके लिक्विड डोजेस फॉर्म को। अगर ये फैक्टर कहीं ना कहीं अगर गड़बड़ हुआ तो कहीं ना कहीं आपका लिक्विड डोजेस फॉर्म जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा। ये फैक्टर भी हमें पता होना चाहिए, द फैक्टर विच अफेक्टेड द लिक्विड डोजेस फॉर्म। अब एक एक बार में मैं एलोबरेट कर देती हूँ सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सॉल्युबिलिटी कह सकते हो कि वो फेनामेना जो कि डिटरमाइन करता है जो हमारा सब्सटेंस है वो डिजॉल्व हो रहा है कि नहीं, वेदर और नॉट अ सब्सटेंस इज डिजॉल्व इन अ गिवन सैंपल ऑफ सिस्टम टू एक्सटेंड टू विच इट डिजॉल्व और कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी की स्टडी हम करते हैं, कैन बी डिटरमाइंड एट 30 डिग्री सेल्सियस हायर देन रूम टेम्परेचर एट 30। सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है। और लेकिन एक चीज़ फैक्टर और है, जो अगर हम नमक मिला रहे हैं पानी में, NaCl, सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इन वाटर, वो टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होता है, उस पर टेम्परेचर पे मोस्टली सॉल्युबिलिटी डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। अगेन आई एम रिपीटिंग, मोस्टली सॉल्युबिलिटी डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, बट द सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इन वाटर नॉट डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। तो ये एक आपका क्वेश्चन बन गया, सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इन वाटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। इसके लिए हम कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं सॉल्युबिलिटी के लिए, हेनरी लॉ यूज किया जाता था। पूछ भी लेते हैं हेनरी लॉ, तो जब पेपर में जाओगे तो ये सब चीजें मिलने का चांसेस है। हेनरी लॉ क्यों यूज किया जाता है, हेनरी लॉ यूज किया जाता है टू यूज द मेजर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन सॉल्वेंट या लिक्विड। हेनरी लॉ यूज टू मेजर द सॉल्युबिलिटी गैसेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन सॉल्वेंट या लिक्विड के अंदर हम हेनरी लॉ यूज करते हैं। अब जैसे अगर हम अब यहाँ पे देखो फैक्टर भी आ जाता है, सॉल्युबिलिटी एज पर IP अगर हम बात करें तो मतलब वहाँ पे लिखा रहता है कि अगर कोई भी चीज वेरी सॉल्युबल है तो वो लेस देन 1 होना चाहिए रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट टू डिजॉल्व 1 पार्ट ऑफ सॉल्यूट। तो वेरी सॉल्युबल है लेस देन 1 है, फ्रीली सॉल्युबल है तो 1 to 10 होगा, सॉल्युबल है तो 10 to 30 है, स्पैरेंगली सॉल्युबल है तो 30 to 100 रेंज है, स्लाइटली सॉल्युबल है तो 100 to 1000 है, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल है तो 1000 से 10,000 है, इनसॉल्युबल है तो मोर देन 10,000 है। अगर मोर देन 10,000 पार्ट्स में है तो बहुत इनसॉल्युबल है, फिर उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी नहीं है। वेरी स्लाइटली सॉल्युबल के लिए 1000 to 10,000 है, स्लाइटली सॉल्युबल के लिए 100 to 1000 है, स्पैरेंगली। वेरी सॉल्युबल सबसे पहले बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है, लेस देन 1 हो गया, फ्रीली सॉल्युबल है 1 to 10 हो गया, फ्रीली की वेरी सॉल्युबल, फ्रीली सॉल्युबल, फिर सॉल्युबल आता है। तो सॉल्युबल में 10 to 30 हो गया, फिर स्पैरेंगली आता है, फिर स्लाइटली आता है। स्पैरेंगली में 30 to 100 है, स्लाइटली में 100 to आपका 1000 है। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब बात करेंगे, ये तो हो गया हमारे सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबलाइजेशन की बात करेंगे। अब सॉल्युबलाइजेशन क्या फैक्टर होता है यहाँ पे, तो सॉल्युबलाइजेशन का मतलब होता है यहाँ पे ये क्या डिफाइन करता है, सॉल्युबलाइजेशन क्या डिफाइन करता है, तो सॉल्युबलेशन डिफाइन करता है स्पॉन्टेनियस पासेज ऑफ पुअरली वाटर सॉल्युबल ना, spontaneous passage of poorly water soluble into an aqueous solution of soap या फिर डिटर्जेंट in which a thermodynamically stable solution is formed। तो इसमें आपको HLB वैल्यू, एक ग्रिफिन थे ना, ग्रिफिन ने HLB वैल्यू भी बताया था, हाइड्रोफिलिक नेचर और लिपोफिलिक नेचर, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था कि कौन सा सर्फेक्टेंट के लिए दिया था कि कौन सा नेचर वो फॉलो करते हैं, क्योंकि सर्फेक्टेंट वगैरह हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्युबलाइजेशन अगर अच्छा है तो उसका HLB वैल्यू 15 तक आएगा, तो मतलब अच्छा सॉल्युबल वहाँ पे सॉल्युबलाइजिंग एजेंट है वो। कोसॉल्वेंसी, अब यहाँ पे बात करेंगे कोसॉल्वेंसी की बात करेंगे। कोसॉल्वेंसी भी एक फैक्टर मैंने बताया
कि ये कहीं ना कहीं वो फैक्टर है जो कि लिक्विड डोजेस फॉर्म को अफेक्ट करता है। तो कोर सॉल्वेंसी क्या होता है, अगर मान लो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है मतलब कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल मतलब कि जो कि वाटर के अंदर ब्रेक डाउन नहीं होता, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो आपने उसके साथ को सॉल्वेंट यूज कर लिया। अगर कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, उस नॉन पोलर मॉलिक्यूल को आपको सॉल्युबिलिटी अच्छा करना है, तो आप क्या करोगे, को सॉल्वेंट यूज करते हो। तो को सॉल्वेंट का यूज हम क्यों करते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल को हम सॉल्युबल बनाने के लिए। तो को सॉल्वेंट प्लस वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो इससे क्या होता है, उससे फायदा ये होता है कि को सॉल्वेंट अगर आप यूज कर लेते हो तो वाटर के अंदर भी अच्छी सॉल्युबिलिटी हमें मिल जाती है, हैविंग अ गुड वाटर सॉल्युबिलिटी। और अगर क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल की वाटर सॉल्युबिलिटी पुअर होती है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल की अगर वाटर सॉल्युबिलिटी पुअर होती है तो हमें उसके लिए को सॉल्वेंट यूज करना होता है, फिर जाके उसकी गुड वाटर सॉल्युबिलिटी हमें देखने को मिलती है। तो को सॉल्वेंट काम क्या कर रहा है, तो को सॉल्वेंट कहीं ना कहीं जो लिक्विड लिक्विड के बीच में जो टेंशन बन रहा है, इंटरफेशियल टेंशन, उनको रेड्यूस करने का काम करता है। तो कहीं पूछा जाता है क्वेश्चन कि ग्लाइडेंट का क्या यूज होता है, को सॉल्वेंट का क्या यूज होता है, लुब्रिकेंट का क्या काम होता है, अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आप नहीं कर पाओगे। तो को सॉल्वेंट हम क्यों यूज करते हैं, को सॉल्वेंट हम यूज करते हैं इस वजह से, इंटरफेशियल टेंशन को कम करने के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर पूछ लिया गया आपसे कि ये बताइए कि सिरप के अंदर, अगर ये पूछ लिया गया कि सिरप के अंदर को सॉल्वेंट क्या है, क्योंकि सिरप के अंदर अब जरूरी थोड़ी ना है, मान लो नॉन पोलर पोलर मॉलिक्यूल है, उसको आपको सिरप के अंदर डालना है, तो आप क्या करोगे, तो सिरप के अंदर को सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, तो सिरप के अंदर हम क्या यूज करते हैं, इथेनॉल यूज करते हैं, सॉर्बिटॉल यूज करते हैं, ग्लिसरीन यूज किया जाता है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल यूज किया जाता है, पीईजी, ये सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है, ये भी पूछा जाता है। पीईजी का काम क्या होता है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल का, टू इंक्रीज द सेल्फ लाइफ। सीधा सीधा अभी जो मैं बोल रही हूँ ना, जाओगे पेपर देने ना, वहाँ पे क्वेश्चन देखोगे इन सारी चीजों का कि सिर्फ इथेनॉल, सॉर्बिटॉल, ग्लिसरीन, पीईजी, ये क्या काम करते हैं, ये कोसॉल्वेंसी के जैसा काम करते हैं। ये क्या करते हैं, को सॉल्वेंट है, इंटरफेशियल टेंशन को कम करते हैं, सॉल्युबिलिटी को इन्हांस करते हैं। पैरेंट्रल के अंदर हम कौन सा को सॉल्वेंट यूज करते हैं, पैरेंट्रल के अंदर इथाइल कार्बोनेट हो गया, इथाइल लैक्टेट हो गया, डाई मिथाइल एसिटामाइड हो गया, तो डाई मिथाइल एसिटामाइड हो गया, इथाइल कार्बोनेट हो गया, तो ये सब यूज किया जाता है कहाँ पे, पैरेंट्रल के अंदर यूज किया जाता है। अब एक इक्वेशन नोट कर लो, ये इक्वेशन भी पूछा गया है, ये जो जैसे हैंड्रिला मैंने बताया अभी तुम लोगों को ना, हैंड्रिला बताया कि क्यों यूज किया जाता है सॉल्युबिलिटी वहां पे। अब यहाँ पे उसी तरीके से एक इक्वेशन है, अभी पीएच का भी बताऊंगी, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, केवल नाम दे दिया जाता है इक्वेशन का, बस नाम याद कर लो। नाम क्या है इसका, हिडरब्रांड स्कॉट इक्वेशन, ये इक्वेशन है, ठीक है। ये इक्वेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये हिडरब्रांड स्कॉट इक्वेशन, ये यूज किया जाता है टू डिटरमाइन द सॉल्युबिलिटी, फॉर सॉल्युबिलिटी के लिए, नोट कर लेना, नाम भूलना मत, फॉर सॉल्युबिलिटी। अब इनका काम क्या है, इक्वेशन तो देखो, इक्वेशन का तो जो होता है एक फॉर्मूला होता है, log x2 इज इक्वल टू डेल्टा HMF अपॉन 4575 TM माइनस टी अपॉन TM इंटू टी। तो लेकिन वो फॉर्मूला मत याद रखो, फॉर्मूला यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा, बस नाम तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, हिडरब्रांड स्कॉट इक्वेशन का। अब दूसरा फैक्टर मैंने क्या बताया तुमको, हाइड्रोट्रॉफी ना, हाइड्रोट्रॉफी फैक्टर है, लिक्विड डोजेस फॉर्म को अफेक्ट करेगा। हाइड्रोट्रॉफी क्या होता है, इट इंडिकेट इन सॉल्युबिलिटी इन वाटर। बेटा ये क्या काम करता है, ये सॉल्युबिलिटी इन वाटर ये भी इंक्रीज करेगा ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एडिटिव ना, लार्ज अमाउंट ऑफ एडिटिव यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एडिटिव इट इंडिकेट द इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी इन वाटर। जैसे एग्जांपल कौन सा है, अगर ये पूछ लिया जाए तुमसे अभी की हाइड्रोट्रॉफी का एग्जांपल क्या है, या अभी आपसे पूछ लिया जाए कि जो जो अभी पढ़े हो को सॉल्वेंट एग्जांपल बताओ, इथेनॉल, सॉर्बिटॉल, ग्लिसरीन सिरप के अंदर, इथाइल लैक्टेट बता दिया मैंने, इथाइल कार्बोनेट बता दिया, डाई मिथाइल एसिटामाइड पैरेंट्रल के अंदर बता दिया मैंने। हाइड्रोट्रॉफी का एग्जांपल क्या होगा, हाइड्रोट्रॉफी का एग्जांपल जैसे तुम्हारा मान के चलो सोडियम बेंजोएट हो गया, सोडियम सैलिसिलेट हो गया, यूरिया हो गया, निक्टोनामाइड हो गया, ये सब का काम क्या है, निक्टोनामाइड, यूरिया, सोडियम बेंजोएट, ये काम क्या करते हैं, ये यूज किया जाता है टू इंक्रीज द
एक्वस सॉल्युबिलिटी ऑफ मेनी पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग, मतलब कि जो ऐसा ड्रग जो कि वाटर के अंदर पुअरली सॉल्युबिलिटी रखता है, ऐसे ड्रग को हमें उनकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, सोडियम बेंजोएट, सोडियम सैलिसिलेट यूज किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल होते हैं ऑफ हाइड्रोट्रॉफिक एजेंट के लिए। जैसे अगर मान के चलो कैफीन है, अब कैफीन के को हमें वाटर सॉल्युबिलिटी इनहांस कराना है, तो हम क्या यूज करेंगे, सोडियम बेंजोएट यूज करेंगे कैफीन के लिए। हाइड्रोट्रॉफिक एजेंट कैफीन के लिए क्या होता है, सोडियम बेंजोएट होता है। कीटोप्रोफेन है, कीटोप्रोफेन हमारी ड्रग है, उस कीटोप्रोफेन ड्रग को अगर हमें हाइड्रोट्रॉफिक एजेंट हम क्या यूज करेंगे, हम वहाँ पे सोडियम बेंजोएट और निकोटिनामाइड यूज करते हैं। प्रोजेस्ट्रॉन जानते हो सारे लोग, प्रोजेस्ट्रॉन की टैबलेट भी आती है। प्रोजेस्ट्रॉन को अगर हमें इनहांस करना है सॉल्युबिलिटी, तो निकोटिनामाइड यूज होता है हाइड्रोट्रॉफिक एजेंट के जैसा। राइबोफ्लेविन, विटामिन बी2, इनको अगर हमें इनहांस करना है, इनकी वाटर सॉल्युबिलिटी अगर हमें इनहांस करना है, तो हम क्या क्या यूज करेंगे उस कंडीशन में, उस कंडीशन में हम यूज करेंगे प्रोकेन यूज करते हैं, प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड। तो प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड फॉर द राइबोफ्लेविन हाइड्रोट्रॉफिक एजेंट हो गया, प्रोजेस्ट्रॉन के लिए निकोटिनामाइड हो जाता है हाइड्रोट्रॉफिक एजेंट, कीटोप्रोफेन के लिए सोडियम बेंजोएट हो जाता है और कैफीन के लिए सोडियम बेंजोएट हो जाता है। केमिकल मॉडिफिकेशन फेनोमेना सक्सेसफुल इन कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है। एडिटिव यूज इन प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन, अब कोई बहुत सारे एडिटिव भी यूज किया जाता है जब आप कोई सॉल्यूशन बनाते हो। अब वो एडिटिव कौन कौन से होते हैं, मान के चलो जैसे बफर यूज किया जाता है। बफर का काम क्या होता है, बफर का काम क्या होता है, पीएच को वो रजिस्ट करता है, मतलब पीएच को मेंटेन करने का काम करता है ना, बफर सॉल्यूशन बनाना। जब भी ऑप्थेल्मिक वगैरह बनाते हैं तो बफर सोल्यूशन यूज करते हैं ना, बफरिंग एजेंट यूज किया जाता है। तो ये रिक्वायर्ड होता है इन फॉर्मुलेशन को पीएच को स्टेबलाइज करने के लिए। बफर का जरूरत क्यों पड़ता है, डेफिनेशन याद करो, टू स्टेबलाइज द फॉर्मुलेशन ऑफ टू स्टेबलाइज द पीएच इनटू द फॉर्मुलेशन। प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव का काम क्या होता है, प्रिजर्वेटिव हम क्यों यूज करते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए। अब वो प्रिजर्वेटिव के भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल होते हैं, एसिडिक नेचर होता है, न्यूट्रल होता है, मर्क्यूरियल नेचर होता है, क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड होता है। अब जैसे मान के चलो कि जैसे मर्क्यूरियल वाला पूछ लेते हैं, थर्मोर्सल, नाइट्रोमर्सल, ये क्या है, तो थायोमर्सल हो गया, नाइट्रोमेरोसॉल हो गया, ये सब हमारे प्रिजर्वेटिव होते हैं, मर्क्यूरियल नेचर के होते हैं। अब बेंजाइल अल्कोहल होता है, वो न्यूट्रल नेचर का प्रिजर्वेटिव होता है। क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड में जैसे तुम्हारा बेंजाइल क्लोराइड, आई प्रिपरेशन होता है ना, तो जब ऑप्थेल्मिक बनाते हैं तो वहां पे हमें यूज करते हैं हम प्रिजर्वेटिव, क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड, बेंजल एल्कोनियम क्लोराइड वगैरह यूज किया जाता है। तो ये सब कैसे होते हैं, ये सब हमारे प्रिजर्वेटिव होते हैं जिनका यूज हम करते हैं टू प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ वगैरह, या अपने सोल्यूशन को, अपने फॉर्मुलेशन को हम क्या करते हैं यहाँ पे, अपने फॉर्मुलेशन को बेटा हम यहाँ पे क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, स्टेबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं। स्वीटनिंग एजेंट, मतलब स्वीटनिंग एजेंट अगर बात करें, सिरप बना रहे हो, अब सिरप बना रहे हो तो सिरप के लिए तो स्वीटनिंग एजेंट भी तो चाहिए, क्या यूज करते हो, स्वीटनिंग एजेंट के तौर पे सुक्रोज यूज किया जाता है। लेकिन हाँ, एक ड्रॉबैक भी है, स्वीटनिंग एजेंट के तौर पे हम सुक्रोज तो यूज करते हैं सिरप में, लेकिन ड्रॉबैक क्या है, ये ड्रॉबैक ये होता है लिक्विड डोजेस फॉर्म में सिरप का, कि कैप लॉकिंग हमें देखने को मिलता है। तो ये पूछ सकते हैं व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ सिरप, कैप लॉकिंग। सैक्रिन यूज किया जाता है, सैक्रिन क्या कितना यूज करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 250 टू 500, ये ग्रेट ज्यादा स्वीट होता है कंपैरिजन टू द शुगर, 250 टू 500 टाइम्स। एस्पार्टिम, एस्पार्टिम भी अप्रोक्सीमेटली 200 टाइम्स ज्यादा स्वीटर होता है देन सुक्रोज के हिसाब से। एस्पार्टिम क्या है, एस्पार्टिम हमारा मिथाइल एस्टर ऑफ एस्पार्टिक एसिड और फिनाइल एलानिन है, तो ये एस्पार्टिम हो गया। विस्कोसिटी कंट्रोल करने के लिए आप क्या यूज करते हो, विस्कोसिटी भी तो कंट्रोल करना, वैसा तो नहीं सिरप का ढक्कन खोल दिया, अब तुमने सिरप निकाला स्पून के अंदर, अब क्या हुआ, स्पून के अंदर निकालते ही सिरप बहने लगा। तो विस्कोसिटी, फ्लूइड आप कोई भी आप बना रहे हो फ्लूइडिक नेचर का है, तो विस्कोसिटी तो मेंटेन करना पड़ेगा ना। तो विस्कोसिटी को कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, विस्कोसिटी को कंट्रोल करने के लिए हम फॉर्मुलेशन के अंदर क्या डालते हैं, पीडीपी डालते हैं, सेलुलोज डेरिवेटिव डालते हैं सिरप के अंदर, तो वो क्या करता है, विस्कोसिटी को कंट्रोल करता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को सोल्यूशन के अंदर, स्पेशली मैंने सिरप और सोल्यूशन दोनों अच्छे तरीके से तुम लोगों को इलॉबरेट कर दिया, क्योंकि यहाँ से जो मोनोफेजिक यहाँ लिखा है ना सिरप सोल्यूशन, तो चीजें ज्यादातर छोटे छोटे जो और भी सोल्यूशन है वो मैंने डेफिनेशन भी तुमको बता दिया। तो ये हमारा लिक्विड डोजेज फॉर्म का मोनोफेजिक मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। तो 5 to 10% ऑफ इथेनॉल, याद कर लो कि जो 5 to 10% ऑफ इथेनॉल है जो कि हम फॉर्मुलेशन में यूज करते हैं फॉर द एंटी माइक्रोबियल एजेंट के लिए। इथेनॉल क्यों डाला जाता है सोल्यूशन में,
for the 5 to 10% ethanol used in formulation for antimicrobial agent because वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल जो है वो ज्यादा होता है कंपेरिजन टू द वाटर, सो ये वेपराइज हो जाता है टू द सरफेस और ऑर्गेनिज्म को क्या कर देता है, किल कर देता है। तो इस तरीके से इथेनॉल, क्योंकि आप देखोगे ना सिरप वगैरह में इथेनॉल डाला जाता है, कारण क्या है, क्योंकि इसलिए डाला जाता है इथेनॉल वगैरह, अल्कोहल थोड़ा सा मिलाया जाता है और बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाता है तो बैन हो जाता है सिरप, लोग नशे के लिए यूज करते हैं, कोरेक्स वगैरह तो बैन हो गया अब, ठीक है, क्योंकि इथेनॉल का कॉन्सेंट्रेशन 5 to 10% ही होना चाहिए फॉर्मुलेशन के अंदर। एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल ग्रेटर होता है वाटर के कंपैरिजन में, तो ये वेपराइज कर देता है सरफेस पे तो ऑर्गेनिज्म किल हो जाता है। बाकी जो टेस्ट प्रॉपर्टी होती है वो इम्प्रूव बाय द सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लूकोनेट, लैक्टोज। तो टेस्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या होती है, अगर किसी का टेस्ट प्रॉपर्टी है बिटर इन नेचर है तो हम उसको कैसे इम्प्रूव करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करके, ग्लूकोनेट का यूज करके, लैक्टोज का यूज करके टेस्ट इंप्रूव किया जाता है। लिक्विड ग्लूकोज, जो भी अगर हम लिक्विड ग्लूकोज बनाते हैं, लिक्विड ग्लूकोज प्रिपेयर्ड हम कैसे करते हैं, बाय द पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च ना, पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, डेस्ट्रोज विथ डेस्ट्रॉन या माल्टोज का यूज करके मोनोसोडियम ग्लूटामेट यूज किया जाता है अभी फूड इंडस्ट्री के अंदर। मेटालिक टेस्ट वगैरह, अगर कोई ऐसा ड्रग है जो कि मेटालिक टेस्ट कॉज करता है, और जैसे तुम्हारे बहुत सारे ड्रग आते हैं जो मेटालिक टेस्ट के नेचर के होते हैं, तो मोस्टली, लेकिन अगर हम फूड इंडस्ट्री में बात करें तो कोई ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर मेटालिक टेस्ट आ रहा है, तो फूड इंडस्ट्री के अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं, मोनोसोडियम ग्लूटामेट यूज करते हैं फूड इंडस्ट्री में, जो कि क्या करते हैं, कहीं ना कहीं टेस्ट को मास्क करेंगे और मेटालिक टेस्ट को इम्प्रूव कराते हैं। जैसे बहुत सारी ड्रग भी है जो मेटालिक टेस्ट कॉज करती है, पूछा भी जाता है, मेटफॉर्मिन हो गया, मेटफॉर्मिन क्या काम करता है, उसका ड्रॉबैक क्या होता है, मेटालिक टेस्ट कॉज करता है मेटफॉर्मिन, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। कैप्टोप्रिल है, ये लॉस ऑफ टेस्ट कॉज करता है ना, तो ये सब ड्रग का साइड इफेक्ट भी पूछा जाता है। मेट्रोनिडाजोल ये भी मेटालिक टेस्ट कॉज करता है, एक इनका भी एक तरीके से साइड इफेक्ट हो गया। तो अभी जो मैंने बोला ना तुमको, मैंने कोलॉजी का भी क्वेश्चन बता दिया, मेटालिक टेस्ट का जिक्र नोट कर लिया करो, जो भी मेरे मुंह से निकलता है ना नोट कर लिया करो, क्योंकि मेरे दिमाग में जो फीड है, जो एग्जाम में आता है, एक्सपीरियंस है, वही क्वेश्चन यहाँ पे मैं बताती हूँ, ठीक है। तो ये ऑल अबाउट बेटा आज के जो लेक्चर था, ऑल अबाउट हमने क्या कंप्लीट कर लिया, टोटल हमने आज लिक्विड डोजेस फॉर्म को समझा, स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन को समझा, मोनोफेजिक वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। कल के लेक्चर में हम देखेंगे बाईफेजिक वाला, इमल्शन सस्पेंशन, थोड़ा ये अच्छे से पढ़ेंगे इमल्शन सस्पेंशन, क्योंकि यहाँ से चीजें अपने को बहुत मिलती है, थोड़ी बहुत नहीं मिलती, यहाँ से चीजें अपने को ज्यादा अच्छे से मिलती है। देन फिर सेमी सॉलिड पे आ जाएंगे, फिर हमने सॉलिड पे आ जाना है, टैबलेट कैप्सूल देख लेना है कैसे बनता है। तो आज के लेक्चर में हमने एक डोजेस फॉर्म को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इतना भी पढ़ लोगे ना तो बस, इससे ज्यादा आएगा ही नहीं, अभी जितना पढ़ा रही हूँ उतना तुम्हारे एग्जाम के लिए इनफ है। बस अच्छे से लेक्चर को सुनो, अच्छे से नोट डाउन करो, जब रिकॉर्डेड सेशन में देखना तो अच्छे से वहां पे क्या करना, नोट कर लेना, और कॉपी में नोट करते जाना, जो भी मैं बोली हूँ ना उसको नोट करते जाना, जो जो इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं। चलिए, थैंक यू।